नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए एलपी सीबीटी 2 के लिए हम लोग बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप सभी को पता है क्या हम लोग देख रहे हैं, वर्क एनर्जी पावर। इसके टोटल हम लोगों ने 4 क्लासेस करवाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। कुल मिलाकर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में मैंने चाहे आपका वर्क का कंसेप्ट हो या फिर आपकी एनर्जी की कंसेप्ट हो या फिर आपका पावर का कंसेप्ट है, मैंने पूरी बहुत डेप्थ में जाके हर एक एक पॉइंट को समझाते हुए और उसको आपको मैंने फिजिकली दिखाया है, वर्क को मैंने दिखाया, एनर्जी आखिर किस प्रकार से क्या है, कार्य करने की क्षमता है उसको मैंने समझाया। और पावर और एनर्जी के बीच में जो मेन डिफरेंस है, जो स्टूडेंट कभी समझते भी नहीं है, तो पावर को मैंने समझाया कि कोई भी चीज को कितना अधिक जल्दी में किया जा सकता है वो आपके पावर के ऊपर डिपेंड करता है, और आप कितने लॉन्ग इलास्टिक किसी भी कार्य को करने की क्षमता रखते हैं ये डिपेंड करता है आपके एनर्जी के ऊपर। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पूरा कंसेप्ट लिया है। देखिए, जितना चीज आपको थ्योरी में पढ़ना था मैंने सारी चीजें पढ़ा दी है। मैंने 2 चीजें बस बताया कि मोमेंटम का कंसेप्ट मैंने उसमें नहीं दिया है, इंपल्स का और आपका कंजर्वेशन ऑफ जो लीनियर मोमेंटम है, बस यही 2 चीजें हैं। लेकिन उसको इस क्वेश्चन, क्योंकि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू और आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विथ न्यूमेरिकल्स, फुल कंसेप्ट रिवाइज होगा हर एक क्वेश्चन में, पूरी थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी एक बार, और हर फॉर्मूला एक जगह मैंने तो पहले से भी कर करके दिखाया भी है, और एक बार आप देख सकते हैं ये वर्क एनर्जी पावर के हर एक फॉर्मूला यूनिट, मतलब ये पूरा निचोड़ यहाँ मैंने 14 पॉइंट में रखे हैं। इसमें और भी कुछ पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग तो। और देखिए क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा, इजी पैटर्न पे भी क्वेश्चन होंगे, जैसे एग्जामिनेशन का फील आएगा भाई। उसके बाद आपका मॉडरेट क्वेश्चन भी होगा, टफ क्वेश्चन भी होगा। अगर यहाँ पे जितने मैं करवा रहा हूँ हर टॉपिक में ऐसे ही चलेगा, वर्क एनर्जी पावर, हीट एंड टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, स्पीड एंड मोशन, फिर उधर इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस हो गया, प्रोजेक्शन एंड व्यू, मतलब हर चीज पे अगर आप ये सारे पैटर्न पे अगर क्वेश्चन करते हो, देखिए। और दूसरा, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग भी एप्लीकेशन का लिंक कमेंट सेक्शन में है। और सबसे पहले ये 4 वीडियो पहले देखिए भाई, कोर्स वगैरह मत लीजिए, मैं पहले बोल रहा हूँ कि इस 4 क्लास को देखिए आप, और जितने भी बड़े टीचर्स आपने पढ़ा है इस 4 क्लास में आप खुद में डिफरेंस क्रिएट अपने आप को पा रहे होंगे अगर शिद्दत से ये चारों क्लास अगर आप देखते हैं। और फिर जितना मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम वर्क एनर्जी पावर में हम लोग का टारगेट होगा, देखिए क्वेश्चन कराने का 100 क्वेश्चन करा दूं, 50 क्वेश्चन करा दूं, लेकिन अगर 30 क्वेश्चन, अगर 30 के 30 क्वेश्चन अच्छे तरीके के अगर आप करते हैं तो पूरा वर्क एनर्जी पावर को खत्म किया जा सकता है। पर 30 क्वेश्चन से ज्यादा ही हम लोग करेंगे। आज पार्ट 1 रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन का, और मैं आपको जैसे दिखा दूं कि जैसे कि मैं आपको कंटेंट में जो आपको दिया हूं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, एक एक चीज को मैंने लिख दिया है भाई, हर एक चीज को। तो बिना देर किए हुए चलिए अब आते हैं हम लोग अपने सवाल पे, और पहला सवाल से चीजों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। तो पहले आपको करना क्या भाई, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 जो मैंने करवाया है उसको आपको खत्म कर लेना है, उसके बिना फिर सब कुछ अधूरा होगा भाई। हालांकि मैं आपको सारी चीजें फिर से कराते भी चलूंगा, और आपका एक लाइक और शेयर तो जरूर बनता है, और आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखकर बताइएगा अगर आपके, क्योंकि अब आपके सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर चारों क्लास देखे हैं तो आप सारे क्वेश्चन में कितने सही कर पाए आज के सेशन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। पहला सवाल हिंदी इंग्लिश में रखा गया है। क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान पूर्वक पढ़ना है कि 10 ग्राम भार की कोई एक वस्तु है मेरे भाई, ठीक है ना, यानी आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दे दिया गया, 10 ग्राम दे दिया गया है। कहा गया 14 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। कितने तो ऊपर ऊंचाई तक उठाया जाता है, 14 मीटर तक ऊंचाई तक उठाया जाता है। तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। और मैंने पहले ही कहा कि आपको तीनों पैटर्न पे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको इजी भी मिलेगा, मॉडरेट मिलेगा, टफ मिलेगा। ये गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए। मॉडरेट को आपको अगर गलती हो रहा है सही करना सीख जाइए, और अगर टफ सही कर लिए भैया तो टॉप करेंगे, मॉडरेट सही कर लिए मेरिट में आ जाइएगा, इजी गलती कर दिए तो बहुत दूर फेंका जाइएगा। समझ में आ गया होगा अब आपको। चलिए सवाल समझ में आया आपको, सवाल क्या बोला गया है अगर पढ़ लीजिए बढ़िया से। इंग्लिश वाले भी भाई 4 ऑप्शन है, कमेंट करके बताइए क्या इसका सही उत्तर है और कितने स्टूडेंट इसको कर पाए हैं। और ये सब चीजों के लिए अगर आप कॉपी पेन उठा रहे हैं इन सवालों के लिए, क्योंकि मैंने आपको भाई कंसेप्ट दिया है, तो कॉपी पेन नहीं उठाना चाहिए। हाँ, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा पॉइंट में, अगर जैसे यहाँ पर रहता है आपका संख्या कि मास आपका 0.5 है, आपका डिस्टेंस आपने कवर किया 7.2 मीटर, तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन है क्या, फिर से एक बार, 10
ग्राम की कोई भार की कोई एक वस्तु है जिसको आप 14 मीटर की ऊंचाई तक उठाते हैं, तो उठाने में किया गया कार्य मेरे भाई बताइए क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको दे दिया गया है 10 ग्राम और बोला गया है कि इसको आप क्या करें, नीचे से उठा रहे हैं ऊपर तक। कितने हाइट तक आपने उठाया है? हाइट आपका कुछ भी हो सकता है, 14 मीटर हाइट आपका गिवन है। तो आपने ऊपर उठाया है, तो ऊपर उठाने में, ऊपर उठा के आप 14 मीटर हाइट पे यहाँ पे रख दिए हैं इस 10 ग्राम वस्तु को। तो इसको ऊपर उठाने में किया गया कार्य क्या है? तो अब एक बात बतलाइए, अगर आप ऊपर उठा रहे हैं तो आप कुछ कार्य कर रहे होंगे ना भाई। और ये सब तो आपको डायरेक्ट अंडरस्टूड है। W = mgh यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, यानी आपका क्वेश्चन ऐसे बनेगा mgh, मास 10 ग्राम है, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं और 14 मीटर है। अब यहाँ से टिक करके आ जाइएगा 1400 जूल और हो जाइएगा आपका आंसर गलती। 1400 जूल आपको ऑप्शन में भी दिख रहा होगा, पहला ही ऑप्शन दिखाया गया और ये हो जाएगा आपका गलती मेरे भाई, ठीक है ना। गलती क्यों होगा? आपने बिल्कुल फॉर्मूला सही यूज किया है mgh, लेकिन आपको समझना होगा मेरे भाई मास क्या चीज में दिया हुआ है आपका, ग्राम में। और आप अगर यहाँ पे ऑप्शन को देख ले, यही सब तो है भाई, खेला यही है। मैंने पहले कहा क्वेश्चन इजी होने के बाद भी हर एक क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट होगा। जूल है, जूल है, जूल है, जूल है। जूल किसकी? जूल जो है वर्क की, जो आप एसआई यूनिट देखते हैं, किसकी क्या है? एसआई यूनिट यानी एमकेएस यूनिट है। और अगर एमकेएस यूनिट वाला चैप्टर याद करिए, अगर एमकेएस यूनिट की बात कर ले तो मास किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। मास आपका ग्राम में दिया हुआ, समझ में आ रहा है? तो ये छोटी छोटी सी गलती और ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। तो खैर हम लोग तो अभी आएंगे, इसको सॉल्व भी करेंगे पूरे अच्छे तरीके से, लेकिन एक बार इसका कंसेप्ट देख लेते हैं हम लोग। इसको कंसेप्ट में कैसे चीजों को समझाया था। पहले कंसेप्ट आपको मैंने ये बताया था, कंसेप्ट मैंने आपको ये दिया था कि कोई भी वस्तु है उसको अगर आप ऊपर उठा रहे हैं तो ऊपर उठाने में किया गया कार्य क्या होता है? तो कार्य का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, है ना। एफ एस कॉस थीटा होता है भाई। अब आप इसको ऊपर उठा रहे हैं तो फोर्स कुछ लगा रहे होंगे। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? ऊपर लग रहा है। और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रही है, तब ना भाई ऊपर से या नीचे से ऊपर चला गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। थीटा का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? 0 डिग्री। ये तो समझ में आ चुका है अब आपको, मैंने कई बार बताया क्लासेस में। फोर्स का डायरेक्शन यहाँ से नीचे से ऊपर खींच के फोर्स लगा रहे ना, बॉडी डिस्प्लेस भी ऊपर कर रहा, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। अब आ जाइए बात करिए, अगर डायरेक्शन सेम है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये बातें क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद अगर बोल ले कि कितना फोर्स लगाया जा रहा है, तो भाई इसको आप उठाने में कितना फोर्स लगाएंगे? जितना इसका भार होगा। तो भार अगर कर लिया जाए तो क्या होता है? mg होता है। चलिए ठीक है। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? तो आपको बोल दिया गया 14 मीटर और कॉस्ट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। अब मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने कर चुका भाई। अब मास का वैल्यू आपका 10 ग्राम है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 10 ग्राम नहीं लेना, आपको जूल में आंसर है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको केजी में कन्वर्ट करना होगा और केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए जी का वैल्यू कितना दिया हुआ भाई? 10 दिया हुआ है, यहाँ 14 आ गया इंटू 1, तो 2 जीरो से इधर कट जाएगा तो कितना आ गया? 1.4 जूल इज द राइट आंसर। देखिए अब इसके बाद आगे चलिए, ये तो हो गया हमारा आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि कोई भी वस्तु को नीचे से ऊपर उठाने में किया गया कार्य क्या होता है? तो नीचे से ऊपर उठाने में किया गया कार्य होता है mgh। अब यहाँ पर अब इसी क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार पोटेंशियल एनर्जी से, कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था आप इसको ऊपर उठा करके आप यहाँ पर रैक पे रख दिए हैं। तो भाई अब ये जो ऑब्जेक्ट, जो 10 ग्राम का जो ऑब्जेक्ट था यहाँ जब आ चुका है तो आपने इसको उठाने में कितना कार्य किया है? mgh। यानी अब इसके पास जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है भाई? ये एनर्जी कौन सी है इसके पास? पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। याद करिए mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोजीशन में, स्थिति में या फिर शेप और साइज यानी कि कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव आने के कारण जो ऊर्जा है ना, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे आप कहते हैं पोटेंशियल यानी कि स्थितिज ऊर्जा। तो भाई ये अगेंस्ट टू ग्रेविटी बॉडी जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न ये एनर्जी यहाँ पे हो रही है। तो इसके पास कौन सी एनर्जी है भाई? पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन चेंज हुआ है, हाइट h आ गया इसके पास, h हाइट में। अब यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, हाइट क्या है? 0 है भाई, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है? 0 है। लेकिन इसके पास पोजीशन चेंज हो गया तो इसके पास क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी। कितना है पोटेंशियल एनर्जी? जितना आपने वर्क किया है, क्योंकि एनर्जी होता क्या है? कार्य करने की क्षमता। एनर्जी होता क्या है? कार्य करने की क्षमता होती है। तो ये एनर्जी क्या हो जाएगा आपका? mgh का। चलिए यहां से क्लियर है भाई। चलिए ऐसे हमने बहुत सारे सवाल अभी करेंगे तो और भी चीजें आपका रिवाइज होते चला जाएगा। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया, क्या हो जाएगा? 1.4 जूल इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था, एक तो यूनिट का भी खेल था। अगर आप यूनिट से थोड़े से भी अगर सही तरीके से नहीं अगर कर पा रहे हैं, कन्वर्जन हो या फिर आप एग्जामिनेशन में फोकस नहीं कर पा रहे एसआई यूनिट एमकेएस, तो भाई एसआई यूनिट वाला पहले क्लास देख लीजिएगा। 6-7 क्लास मैंने लिए हैं एप्लीकेशन पे, तो यूट्यूब पे भी शायद होगा मैराथन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 10 केजी भार की कोई एक वस्तु है। अब इसको बोला गया 10 मीटर की ऊंचाई तक। सेम क्वेश्चन है क्या ये? चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले देखे जाए कुछ ट्विस्ट मिल जाए। क्या एक वस्तु है जिसका भार दे दिया गया 10 केजी, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे भार आपका 10 केजी दिया है। पिछले बार भार जो था आपका ग्राम था। मैं डिफरेंस बता रहा हूँ क्वेश्चन में, दोनों में क्या फर्क है। 10 मीटर तक ऊंचाई उठाया जा रहा है या 14 मीटर तक उठाया जा रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब लेकिन बोला गया है कि उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कितना कार्य होगा। समझें, अब आपसे पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना कार्य करेगा उस वस्तु पे, अगर उस वस्तु का भार 10 केजी है और आप उसको 10 मीटर की ऊंचाई तक ले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है। इंग्लिश में आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। अब आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग समझते हैं और बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको दे दिया गया 10 केजी। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया गया है, इसको ऊपर उठा करके यहाँ रख दिया गया है इस 10 केजी वस्तु को। और कितना ऊपर उठाया गया है मेरे भाई? 10 मीटर हाइट तक ऊपर उठाया गया। अब एक बात बताइए, अगर आपने इसको ऊपर उठाया है, इट मीन्स आपने कुछ ना कुछ तो वर्क किया होगा। बिल्कुल आपने किया होगा। कितना किया होगा आपको पता है, mgh किया है। तो अगर आपसे पूछा होता है कि वर्क कितना किया गया है वस्तु को ऊपर उठाने में, तो आप फाइंड आउट कर लेते हैं। या फिर अभी ऊपर उठा के यहाँ रखा गया तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी, mgh। यहाँ से भी फाइंड आउट कर लेते। लेकिन सवाल आपका ये पूछा गया है, यहाँ पे सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य। तो अब एक बात बतलाइए, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो आप ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं 10 केजी वाला जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, इसके पास अगर बात किया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर काम कर रहा है भाई? नीचे, Fg से, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और ये बॉडी डिस्प्लेस किधर हो रही है? ऊपर की ओर, यानी फोर्स का डायरेक्शन नीचे है। ठीक है ना, फोर्स का डायरेक्शन नीचे है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य पूछा जा रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है नीचे। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है नीचे, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस यानी विस्थापित किधर हो रही है? ऊपर। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य अब आप निकाल लीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? m, या फिर चलिए एकदम बेसिक से अगर हम लोग बनाए तो गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? फॉर्मूला Fs cos थीटा होता है। ठीक है ना, ये वर्क हम लोग निकाल रहे गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य। तो कितना फोर्स लगेगा भाई? तो ये भाई जो गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा? जितना उसका भार है उस वस्तु का। अरे कोई वस्तु का आप अगर उठाते हैं, उसको उठाने में आप कितना बल लगाएगा? जितना वस्तु 5 केजी का अगर चीनी है तो 5 केजी, और जो गुरुत्वाकर्षण बल जो गुरुत्वीय त्वरण है जी से मल्टीप्लाई, उसे ही उसका भार है, तो उतना ही आपको फोर्स लगाना है। तो यहाँ फोर्स कितना लगेगा? mg। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10 मीटर। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। ग्राफ याद कर लीजिए भाई कॉस थीटा का। भाई एकदम मैथ वगैरह सब क्लियर रखना अच्छे से। ये हो गया आपका, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया आपका π/2, ये हो गया आपका पाई। ठीक है, ये हो गया आपका पाई। तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या है? -1। और कॉस 90 का वैल्यू क्या है? 0। और ये 0 का वैल्यू क्या है आपका? +1। ठीक है, कॉस 0 का वैल्यू +1, तो कॉस 180 का वैल्यू क्या आ गया? -1। चलिए, -mg × 10। m का वैल्यू कितना दिया हुआ भाई? 10 केजी दिया हुआ। g का वैल्यू हम लोग 10 ले रहे हैं। क्वेश्चन में देख लेना है, 9.8 दिया तो 9.8 लेंगे। चलिए ठीक है, यानी कितना आ गया? -1000 जूल। इतना करना पड़ रहा है कार्य किसके द्वारा? ग्रेविटी के कारण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000। लेकिन 1000 फट से इसको टिक करके नहीं आ जाना, आपको ध्यान रखना है नेगेटिव में ये वर्क होगा आपका 1000 जूल। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब आपको ये सवाल भी। चलिए अब यहाँ पे हम लोग स्पेस बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको पहले हटा लिया जाए। समझ में आ रहा ना? मैंने कहा ना भाई, क्वेश्चन इजी होने के बावजूद भी इजी नहीं होगा अगर वहां पे थोड़ा सा भी कंसेप्ट अगर आपका लैक करेगा तो। ठीक है, इतना याद रखिएगा, आपको गलती करवा दिया जाएगा। जितने भी मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, गलती आपके होने की फुल संभावनाएं आपको मिलेगी। तो इसलिए जितना मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन, ये सारे करके आपको जाने, उसके बाद आप जहां से लगाए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि आप कहीं और से बिल्कुल ना लगाएं, कहीं और के पेड क्लासेस नहीं करें, बिल्कुल करें, लेकिन जितना मैं करा रहा हूँ उसको पहले कर लीजिए ध्यान से। चलिए, आपके पास कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट को मुझे और टफ बनाना था, लेकिन मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये पार्ट 1 है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड और अच्छा होगा पार्ट 2 में। जब आप जाइएगा पार्ट 3, 2 से 3 क्लास में आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा वर्क एनर्जी पावर का। बोला गया आपसे कि सही कथन आपको चुनना है इसमें से। ठीक है,
मतलब करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करनी है। तो पहला स्टेटमेंट बोला गया है जो कार्य है, कार्य की जो MKS यूनिट है वो है न्यूटन मीटर। चलिए तो पहला पोस्टमार्टम किया जाए पहला स्टेटमेंट का। पहला स्टेटमेंट आपको बोला गया है क्या, जो कार्य है यानी वर्क जो आपकी है, ठीक है, इसकी अगर आपको MKS यूनिट बात किया जाए तो भाई MKS यानी SI यूनिट ही होता है आपका, ठीक है। तो वर्क का SI यूनिट क्या होता है, जूल, है ना, क्या होता है, जूल। और आपको मैंने याद कराया था एक जूल इक्वल्स टू क्या होता है, एक न्यूटन मीटर। कैसे होता है भाई, वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का SI यूनिट जूल हो गया या फिर MKS यूनिट जूल हो गया, ठीक है। अब आ जाइए फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर। तो अगर जूल बोल लिया जाए वो इक्वल्स टू क्या होगा, न्यूटन मीटर के बराबर। यानी कि MKS यूनिट क्या हो सकता है, जूल भी हो सकता है, न्यूटन मीटर भी हो सकता है। यानी पहला स्टेटमेंट तो मेरे भाई सही है, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट तो हमने सही पकड़ लिया है। हमें चूज भी करना है कौन सा स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट को ही चूज करना। चलिए पहला तो सही है। दूसरा, कार्य क्या धनात्मक, क्या ऋणात्मक और क्या शून्य हो सकता है। वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्या वर्क जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। चलिए मैं ये भी आपको फिर से, मैं बोला ना पूरा थ्योरी भी रिवीजन होगा फटाफट लेकिन होगा। चलिए पहला कंडीशन हम बताते हैं वर्क पॉजिटिव का, ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन बताएंगे वर्क नेगेटिव का और फिर तीसरा कंडीशन बताएंगे वर्क जीरो। तो हमने बताया था कि वर्क पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों का डायरेक्शन क्या होगा भाई, सेम होगा। चलिए ठीक है। इसके बाद नेगेटिव में मैंने क्या बताया था कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है इसका डायरेक्शन क्या होगा मेरे भाई, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और वर्क जीरो कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है यानी कि थीटा जो है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो पहला अगर मैं बोल दूं तो देखिए जैसे कि यहीं पर देख लिया जाए, ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप नीचे से ऊपर उठा करके इस रैक पे रख दिए हैं। तो नीचे से ऊपर उठा रहे हैं यानी फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया भाई, अपवर्ड हो गया। और ये बॉडी भी किधर मूव कर रही है, अपवर्ड ही मत मूव कर रही है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में है तो वर्क पॉजिटिव हो गया बिल्कुल। अब इसी में मैं आपको दिखा दूं कि ये गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे, यानी फोर्स लग रहा है ग्रेविटी फोर्स नीचे, लेकिन बॉडी डिस्प्लेस हो रही है ऊपर, ये रैक पे आ रही है। तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया, नेगेटिव। ये नेगेटिव आपको प्रूव कर दिया मैंने। अब देख लीजिए कि कोई कूली है यहाँ पे और इसने अपने सर पे 50 kg का, ठीक है ना, कोई भार रखा हुआ है और ये अब इस प्रकार से प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, ठीक है। अगर ये प्लेटफॉर्म पे चल रहा है इस डायरेक्शन पे, तो भाई इस डायरेक्शन में चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है। अब इस पे इस जो ऑब्जेक्ट रखा है इस पे फोर्स कहाँ लगा रहा होगा, नीचे लगा रहा होगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया गया फोर्स है और ये व्यक्ति किधर फोर्स, कूली इस ऑब्जेक्ट को ऐसे दोनों हाथ से उठा करके रखा होगा ना भाई, तो फोर्स ऊपर लगा रहा होगा। तो देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये कूली के द्वारा लगाया गया फोर्स के बीच, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच भी जो लग रहा है वो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो भी वर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो इस केस में आपने देख लिया वर्क जीरो। अभी आप सोच रहे होंगे कैसे जीरो हो, तो भाई cos 90 इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो होता है। अब इतना आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ हमने आपको करवा रखा। अब यहाँ पे मैं पूरी एक एक चीज को नहीं खोलूंगा भाई, ठीक है। चलिए तो वर्क कैन भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये भी संभव है, बिल्कुल संभव, मैंने आपको दिखा दिया। फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये सब मैंने बताया है। नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा किया गया कार्य, जब बॉडी एकदम हॉरिजेंटली मूव कर रही होगी, ठीक है। हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य जो है, ध्यान से आप समझ लीजिए एक पॉइंट और, क्योंकि स्टेटमेंट में आपको मिल सकता है। देखिए इस ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर उठा के रख दिया भाई, लेकिन इसके द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य, नीचे था फोर्स और ऊपर डिस्प्लेस हुआ, इसके कारण क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव आया है, वर्क आया नेगेटिव। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है ये बॉडी अब हॉरिजेंटली मूव कर रहा, ठीक है, हॉरिजेंटली मूव करके इधर आ गया, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा। तो अब एक बात बताइए, अब ये एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य क्या है भाई, इधर एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज, तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य तो पॉजिटिव है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य, इधर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और इधर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आ गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा इस केस में क्या आ जाएगा, जीरो। तो हमेशा ऐसा नहीं याद कर लेना कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव भी होगा। चलिए ये पॉइंट भी आपका मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि ये आपका मैंने क्वेश्चन लिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एक मिसकंसेप्शन लिए हुए बैठते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव होगा, जरूरी नहीं है। अब अगला पॉइंट, वर्क कैसा क्वांटिटी है, वर्क एक अदिश राशि यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी है ना। चलिए वर्क एक अदिश राशि है कि नहीं भाई, हम लोग चेक कर लेते हैं। वर्क इक्वल्स टू क्या होता है मेरे भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है आपका, यानी कि डॉट प्रोडक्ट है। यानी कि वर्क को अगर डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि वर्क क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। तो भाई डॉट प्रोडक्ट है और दोनों अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजल्टेंट क्या आता है आपका, स्केलर आता है, यानी अदिश राशि आता है। ठीक है, क्लियर है, याद हो गया ना भाई। अच्छा, वर्क का एक बार फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। एक होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। इसके बाद आप और इसको क्या कर सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं फोर्स के जगह, और इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसको और फॉर्मूला को ब्रेक कर सकते हैं, मास इंटू डिस्टेंस, और आप यहां लिख सकते हैं वेलोसिटी इंटू टाइम। कैसे, देखिए वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह लिख सकते हैं वेलोसिटी इंटू टाइम। तो बस ये सब आपको देखिए यूज करना आना चाहिए, मैं एक यहाँ पे बस आपको बता दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि वर्क कैसा है कि स्केलर क्वांटिटी है, यानी तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो तीनों के तीनों सही हैं। तो ऑप्शन कहाँ है, 1 and 2, 1 and 3 और ऑल, यानी दिस वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बताइएगा कितने स्टूडेंट ने सही जवाब दिए हैं इसके। ठीक है, तो अभी तक 3 सवाल हम लोगों ने किए हैं, तीनों बहुत अच्छे सवाल थे, बहुत अच्छे सवाल थे इन द सेंस कि आपका माइंड, अगर देखिए एग्जामिनेशन में क्या है ना, ये इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए, लेकिन जल्दबाजी में ये सब क्वेश्चन गलती करेंगे। जैसे कि इसमें आप यहाँ पे देखें नहीं गुरुत्वाकर्षण बल, आप डायरेक्ट लगा देंगे फॉर्मूला mgh का। ठीक है, अब mgh का फॉर्मूला लगा देंगे, मास का वैल्यू आपको 10 दे दिया गया यहाँ पे, और h का वैल्यू 10 दे दिया गया, g का वैल्यू मान लेते तो 10 ले लेते, आप क्या करेंगे 1000 जूल कर देंगे, और ऑप्शन में मिलेगा 1000 जूल। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है भाई। इसके बाद आपको पहला क्वेश्चन में आपका यूनिट कन्वर्जन नहीं होगा, यूनिट कन्वर्जन नहीं होगा, और आपको ऑप्शन में 1400 जूल भी आपको दिया हुआ रहेगा, यहाँ गलती कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा। तो आपका पूरा वर्क के बारे चेक कर लेगा कि आपको वर्क के बारे जानकारी है कि नहीं। चलिए चौथा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल चौथा भी है। चौथा सवाल क्या बोल रहा है कि 0.5 kg द्रव्यमान का कोई एक पिंड जो है मेज पर P बिंदु पर रखा है, यानी कोई एक मेज है, टेबल है, पॉइंट P पर वहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 0.5 kg वस्तु की मास है जिसकी, और बोला गया कि Q बिंदु तक लाया जाता है, यानी P से इसको Q तक ले जाया जाता है। P और Q को अगर हम लोग लाइन मिलाते हैं तो वो कैसा बनता है, क्षैतिज, यानी हॉरिजेंटल है। इंग्लिश में ही पढ़ लेंगे क्वेश्चन आप लोग। तो बोला गया कि पिंड पर गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य कितना। देखिए क्वेश्चन बोला कि गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य कितना है। अब इस क्वेश्चन को पहले आराम से समझिएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, नेगेटिव है, जीरो है, पॉजिटिव है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, ये आपका कोई एक मेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये आपका पॉइंट P हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, और इसको क्या किया गया, पॉइंट Q पे लाया गया। इस प्रकार से मान के चलते ये पॉइंट Q हो गया। अगर पॉइंट P और Q को अगर आप मिला लेते हैं, चलिए अब हम लोग मिला लेते हैं पॉइंट P एंड Q को, तो ये कैसा बोला गया है, हॉरिजेंटल। ठीक है, तो आप ऐसा भी नहीं सोचेंगे, मान लीजिए यहाँ पे P पॉइंट हम लोग लिए हैं, यहाँ पे ऑब रखे हैं, और Q यहाँ ले लेंगे, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले आएंगे। तो अब इस Q पॉइंट को अगर मिलाइएगा तो ये क्या भाई, इंक्लाइंड बन जाएगा ना। यहाँ पे एक सरफेस के साथ क्या बनेगा भाई, तल के साथ थीटा डिग्री बना रहा हुआ, और हॉरिजेंटल मतलब थीटा का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसलिए ये भी पॉइंट आपको क्लियर रखना, इसलिए वहां पे लिख दिया गया है कि P तथा Q बिंदु को, ताकि आपको डाउट नहीं होना चाहिए, मिलाया गया है तो कैसी रेखा बना भाई, क्षैतिज रेखा बनी है। चलिए ठीक है, लेकिन अब आपसे सवाल है कि गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य क्या है। ठीक है, तो भाई एक बात बतलाइए, अगर ये ऑब्जेक्ट को इधर से इधर लाया गया, यानी कि फोर्स इधर लगा होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा होगा, ठीक है, तो भाई डिस्प्लेसमेंट इधर हुई है, डिस्प्लेसमेंट इधर ही हुई है, तब तक जाकर ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचा है। ठीक है, लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य बोलता तो आपको क्या लिखने मिलता, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है भाई, सेम है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए वर्क क्या होता है आपका, पॉजिटिव है। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गुरुत्व बल, तो भाई ये ऑब्जेक्ट पे गुरुत्व बल किधर काम कर रहा होगा, नीचे की कार्य कर रहा होगा। तो भाई अब एक बात बतलाइए, फोर्स का डायरेक्शन नीचे है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्व बल, और ये जो डिस्प्लेसमेंट जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से इधर है, तो थीटा की वैल्यू आप कितना बता रहे हैं यहाँ पे सर, 90 डिग्री। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच थीटा का वैल्यू 19 है तो वर्क क्या होता है, 0 होता है। इसलिए मैंने बताया कि हमेशा ही ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव टिक नहीं कर देना, जो आपके माइंड में बैठ गया था यहाँ पे, इसको नीचे से ऊपर उठाने में किया गया कार्य तो पॉजिटिव है मनुष्य के द्वारा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा क्या हो रहा था भाई, फोर्स नीचे लग रहा था, बॉडी ऊपर जा रहा था, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे 180 आ रहा था, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल यहाँ पे 180 था, इसलिए यहाँ पे वर्क नेगेटिव आ रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य। इसलिए मैं ये क्वेश्चन लिया कि आप एकदम याद नहीं रखेंगे कि हमेशा ही नेगेटिव होगा या हमेशा ही 0 होगा। आपको चेक करना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना बन रहा है, यानी कि इस केस में अगर देख लिया जाए तो आंसर क्या होगा, इस केस का आंसर 0 आया हमारा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसको भी क्लियर कर लिया जाए थोड़ा सा।
चलिए चारों क्वेश्चन आपको समझ में आया। मैंने चारों क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को मैंने क्लियर भी किया है थ्योरी के माध्यम से। बहुत अच्छा सवाल, पांचवा सवाल, छोटा सा सवाल, बहुत शानदार सवाल है। छोटा सा सवाल देखने में ये देखिए, मास आपको दिया 0.5 kg है और जिसकी चाल दी गई है 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड। अब ये याद करिए, मैंने आपको बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर आपका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, है ना। और जब भी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो कार्य ऊर्जा थ्योरम याद करिए, वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे गति के कारण क्या हो रहा है भाई, ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है या कार्य हो रहा है। और अगर गति के कारण अगर ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है तो गतिज ऊर्जा, और ऊर्जा है क्या भाई, कार्य करने की क्षमता, यानी वर्क इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आपको अगर नहीं समझ में आया अभी मैंने क्या बोला तो क्लास देखिए, वहां मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कार्य ऊर्जा थ्योरम। ये क्वेश्चन आपका उसी थ्योरम पे पूछा गया है, कार्य। अब आप अगर इसको स्पीड मोशन से बनाएंगे तो वो अलग मैटर है। कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी वर्क एनर्जी थ्योरम का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला ये गया है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी भाई, और अब जो है फाइनल स्पीड इसकी कितनी हो चुकी है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड इसकी क्या हुई, इंक्रीज हुई है, और इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है। तो इसने इसका जो स्पीड इंक्रीज हुआ इसके लिए आपने क्या किया है भाई, कुछ वर्क किया है। अब ये जो वर्क हुआ होगा, एक बात बतलाइए किस फॉर्म में यहाँ पे चेंज हो रहा है, बताइए। यहाँ पे मोशन हो रहा है 5 से 15 मीटर पर, यानी कि गति हो रहा है भाई। यानी गति के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, और गति के द्वारा कार्य हो रहा है, इट मीन्स गतिज ऊर्जा, है ना। तो यहाँ पे वर्क कितना हो रहा है, आप बोल सकते हैं सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी याद कर लीजिए क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी इक्वल्स टू वर्क डन। चलिए अब वर्क डन यहाँ से निकाल लेते हैं। फाइनल क्या हो जाएगा भाई, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। अब हाफ m कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आएगा v² माइनस u²। अब यहाँ से अगर कॉमन ले लिए तो हाफ मास कितना हुआ, यहाँ पे मास आपको दिया हुआ है, कितना दिया भाई, 0.5 दिया हुआ आई थिंक, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है, 15 हो जाता है, यानी 15 का स्क्वायर कर लीजिए, इनिशियल था 5 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व आउट कर लेंगे आराम से, 1/2 इंटू 0.5, इसको सॉल्व कर लीजिए 10, ये हो गया 225 माइनस 25, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैं इतना बेसिक से आपको सॉल्व नहीं करना, 5/10 इंटू यहाँ आ जाएगा आपका 200, ठीक है। एक 0 इधर कट गया, ये हो गया 10 × 50, यानी कितना कार्य करना पड़ा भाई, वर्क डन आया आपका जूल। तो इतना तो फटाफट आप करेंगे, मैंने एक एक चीज करके दिखाया ताकि कोई स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आनी। 50 जूल इज द राइट आंसर, समझा। यानी कार्य ऊर्जा थ्योरम को आप अप्लाई करना सीख गए फिर से एक बार। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कार्य अगर पूछा जा रहा है और उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, अब ऐसा भी हो सकता था यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना, अब इसका स्पीड घट भी सकता है 2 मीटर पर सेकंड। तो इस समय केस में क्या आता भाई, वर्क नेगेटिव आता, ठीक है ना। अब याद कर लीजिएगा, शायद क्वेश्चन मैंने लिया भी हो। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, इसका आंसर कितना आएगा, 50 जूल आएगा, ठीक है ना। किया गया कार्य कितना होगा, 50 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है, चलिए ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया कि एक आदमी जिसके सिर पर ऑब्जेक्ट है, देखिए क्वेश्चन इस बार उल्टा मैंने रखा है, याद रखिएगा, इसने टिक मत मार दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़िए, मैंने चेंज रखा, मैंने बोला ना हर क्वेश्चन को मैंने काम किया भाई। हर क्वेश्चन में एक आदमी जिसके सिर पर ऑब्जेक्ट है ठीक है, और वह सीढ़ी पर चढ़ रहा है, ठीक है। जब सीढ़ी पर चढ़ रहा है तो बोला गया ऑब्जेक्ट द्वारा आदमी पर किया गया कार्य कितना है। ऑब्जेक्ट के द्वारा आदमी पर किया गया कार्य कितना है, ऑब्जेक्ट के द्वारा आदमी पर किया गया, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो या डन। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, कोई एक आदमी है या कोई कुली ले लीजिए, कोई व्यक्ति ले लीजिए, आप अपने आप को रख लीजिए, सिर पर आप कोई ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं, कोई बैग को रखे हुए हैं और आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट के द्वारा, ध्यान रखिए बोला गया ऑब्जेक्ट के द्वारा पूछा गया है, आदमी पर किया गया कार्य। चलिए अब एक सीन हम लोग पहले बनाते हैं। ये कोई एक व्यक्ति है या फिर कोई एक कुली है, ठीक है। इसके सर पे क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट लिए हुए और अब ये कहाँ चढ़ रहा है, सीढ़ी पे चढ़ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से सीढ़ी में बना दे रहा हूँ। तो मान के चलते हैं ये व्यक्ति अब यहाँ पे आ गया चढ़ करके, ये आ गया यहाँ पे चढ़ करके, ये ऑब्जेक्ट लेकर के। तो आपसे ये पूछा गया कि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट ये हुआ ना, हुआ कि नहीं भाई। तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब ये डिस्प्लेसमेंट आपको मैंने इंक्लाइन फॉर्म में दिखाया, ठीक है। तो भाई ये यहाँ से यहाँ तक एक मिनट, ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक चला है। तो भाई अगर यहाँ से यहाँ तक चला तो इसने कुछ कार्य किया है कि नहीं भाई। तो पूछा गया कि कार्य किया है तो क्या पॉजिटिव किया या नेगेटिव किया या कुछ किया ही नहीं किया गया, लेकिन किसके द्वारा पूछा गया, ये बक्से के द्वारा किया गया कार्य। इस बक्से के द्वारा किया गया कार्य बोला गया। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए,
ऑब्जेक्ट के द्वारा आदमी पर किया गया कार्य निकालना। तो देखिए समझिए ध्यान से भाई, अब एक बात पहले यहाँ पे इसको समझ लीजिए ध्यान पूर्वक। जैसे ये कोई एक व्यक्ति है, ठीक है ना, देखिएगा ये कोई एक व्यक्ति है, ये बक्सा है भाई, ठीक है। अब ये अपने हाथों से पकड़ के इसको क्या करेगा, उठा करके अपने सर पे रखेगा। तो अब सिंपल से बताइए भाई, सिंपल से बताइएगा, तो इसे रखेगा, मान लीजिए अब ये केस बन गया कि अब इसने उठा करके अपने सर के ऊपर रख लिया ऑब्जेक्ट को, ठीक है, रख लिया। तो अब ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, ये फोर्स किधर लगाएगा, इसको उठा करके रखेगा। अरे आप अपने माथे पे सर रखेंगे तो दोनों हाथ को ऐसे उठा करके रखिएगा ना, यानी फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर है। कब, आदमी के केस में। लेकिन अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इधर फोर्स लगा रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट का भार तो नीचे लग रहा होगा। तो आपसे यही बोला गया है कि ये वस्तु के द्वारा किया गया कार्य इस आदमी के ऊपर क्या है, ना कि आपको बोला गया कि इस आदमी के ऊपर, इस आदमी के द्वारा ऑब्जेक्ट पे। मैंने क्लास में कराया था, आदमी के द्वारा ऑब्जेक्ट पे किया गया कार्य बताया था, ठीक है। चलिए, तो अब बोला गया, समझ में आ गया फोर्स का डायरेक्शन वगैरह अब आपके माइंड में चल रहा होगा कैसे निकल रहा। तो इस वस्तु के द्वारा किया गया कार्य, इस वस्तु के द्वारा इस आदमी पर किया गया कार्य, तो इस वस्तु के द्वारा फोर्स का डायरेक्शन किधर है भाई, नीचे है, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन किधर है, नीचे है। और ये कहाँ आ गया भाई, नीचे से ऊपर आ गया है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या, ऊपर है, ऊपर ही है ना भाई, ये ऊपर आ गया ना यहाँ पे। तो अब देखिए फोर्स का डायरेक्शन नीचे है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर है। तो इस केस में थीटा का वैल्यू कितना आया, 180 डिग्री, यानी कार्य क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन यही वर्क आ गया नेगेटिव। लेकिन अगर यही बोल देता आपसे कि इस आदमी के द्वारा किया गया कार्य, तो आदमी के द्वारा किया गया कार्य फोर्स का डायरेक्शन ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी जा रहा ऊपर ही चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट, तो आदमी के द्वारा वस्तु पे किया गया कार्य क्या हो जाता, तब पॉजिटिव हो जाता। समझ में आ गया होगा। और इसको मैंने क्लास में अच्छे से कराया, तो अब इससे ज्यादा और फिर कितना बार एक ही चीज को बताऊंगा। तो यहाँ पे इस केस में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि वस्तु के द्वारा आदमी पे पूछा गया तो नेगेटिव। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल बोला गया है, बहुत अच्छा सवाल ये भी है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 10 kg ब्लॉक 12 मीटर अलोंग अ 30 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन। चलिए कितना दिया गया, 30 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन है और 12 मीटर लॉन्ग वो कवर किया है डिस्टेंस, 10 kg का कोई एक ब्लॉक है। चलिए इसको बनाते हैं, मैं बताता हूँ। क्लास में मैंने इसका कंसेप्ट नहीं दिया था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में इसको कंसेप्ट देने का सोचा हूँ। कोई इंक्लाइंड प्लेन है और इसका एंगल दिया गया 30 डिग्री, ठीक है। और कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका आपको मास दे दिया गया है, कितना गया, 10 kg का कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, जो 12 मीटर अलोंग, ठीक है। तो 12 मीटर यानी कि यहाँ से चल के मान के चलते ये 12 मीटर यहाँ तक पहुंच चुका, ठीक है, यहाँ पे पहुंच चुका। कितना डिस्टेंस कवर किया है, 12 मीटर। तो आपसे पूछा क्या गया भाई कि पोटेंशियल एनर्जी, तो सिंपल सी बात है कि अब ये ऑब्जेक्ट का स्थिति, पोजीशन चेंज हो गया ना, हाइट आ गया ना, जमीन सरफेस से h हाइट आ चुका है। तो पोजीशन चेंज होने के कारण इसके पास कौन सा एनर्जी रहेगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, mgh। तो भाई आपके पास मास तो है, ठीक है, g का वैल्यू भी ले लेंगे, लेकिन ये हाइट आपके पास नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल सा आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना है, या फिर ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे 30 डिग्री दिया ना भाई, तो साइन 30 आप यूज कर सकते हैं। साइन 30 इक्वल्स टू क्या होता है, P/H होता है, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है, यानी साइन 30 का वैल्यू 1/2, परपेंडिकुलर यह हो गया आपका परपेंडिकुलर, यानी कि आपका लंब हो गया h, और P/H ये हो गया, h ये हो गया ना, ये h हो गया, ये P हो गया, ये B हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में भाई ये B मतलब बेस, P यानी आधार, P मतलब क्या हो गया, लंब, परपेंडिकुलर, h मतलब कर्ण यानी हाइपोटेनस। तो P/H, तो h का वैल्यू कितना दिया, 12 मीटर, 12, तो 2 छक 12, h का वैल्यू कितना आ गया, 6। तो यहाँ से बस मास का वैल्यू दे लीजिए भाई, कितना दिया था मास, 12 kg, कितना दिया मास, 10 kg दिया हो गया। चलिए 10 kg हम लोग ले लेते हैं, 10 kg का मास हो गया। g का वैल्यू हम लोग 10 लेके चलते हैं, 9.8 ले लीजिएगा अगर एग्जामिनेशन में लिखा हुआ रहेगा। और h का वैल्यू कितना है, 6, यानी कितना आया भाई, 600 जूल, यानी वर्क डन कितना आया, 600 जूल। चलिए भाई ऑप्शन भी दिया हुआ है 600 जूल, तो बिल्कुल सही आंसर हो गया। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो ये ऐसे पैटर्न पे भी क्वेश्चन आप अपने आप को तैयार करके रखना है आपको। समझ में आया कि नहीं भाई, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ये ऑब्जेक्ट जो था ये 12 मीटर डिस्टेंस इस इंक्लाइंड प्लेन पे यहाँ पे चढ़ चुका है। अब ये चढ़ चुका तो इसकी पोजीशन में चेंज आ गया ना, देखिए पोजीशन यानी स्थिति चेंज हो गया, एच हाइट ऊपर आ गया, तो हाइट के कारण जो एनर्जी आई उसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। याद करिए क्लास को, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा ये मैंने बता दिया। चलिए हो गया यहाँ पे ये सवाल भी। अगला सवाल ये है इंक्लिनेशन पे है, लेकिन फिर भी इसमें चेंज है भाई। अभी इस बार देखिएगा चेंज क्या है, बोला गया, हिंदी में मैंने नहीं लिखा, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। इफ अ बॉडी ऑफ मास m मूव फ्रॉम A to पॉइंट B,
ठीक है ना। ए टू पॉइंट बी, ए टू पॉइंट बी, ए पॉइंट को नहीं दर्शाया गया तो ये मान लीजिए आपका हो गया आपका ए पॉइंट, ठीक है, ये हो गया आपका ए पॉइंट और ये हो गया आपका बी पॉइंट, यानी ए टू बी, यानी कि ये डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है ना, ये डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है तो ये आपको दे दिया गया है एल, कितना डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट हुआ है, यानी एम यहाँ से कहाँ आ चुका है भाई, बी पॉइंट पे, यानी यहाँ आया, तो ये यहाँ आया तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एल किया, ये आपको लेंथ दे दिया गया एल। चलिए तो हिंदी में समझिए ना, को बोला गया कि कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पे इस फिगर के अकॉर्डिंग, और ये बी पॉइंट पे जब आता है तो बोला गया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य फाइंड आउट करना। चलिए इसको हम लोग एक बार यहाँ पर अच्छे से बनाते हैं डायग्राम। ये आपका कोई इंक्लिनेशन प्लेन दिया हुआ है और यहाँ पर कोई आपका एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा गया ए पॉइंट पे, और बोला गया है कि ये जो लेंथ है ये लेंथ कितनी है, एल है, और इस बी पॉइंट पे, ठीक है ना, ए से बी पे मूव करती है, तो बोला गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य निकालना आपको, ठीक है ना, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट होगा बताइए भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य। तो पहले हमें ये बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स यानी नीचे इस प्रकार से लग रहा होगा, है ना, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा, कितना काम कर रहा होगा भाई mg, जितना उसका भार, इतना फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, और ये बॉडी इस डायरेक्शन में इस प्रकार से मूव कर रही है। तो अब एक चीज को समझिए, ये हो गया आपका क्या, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, ये हो गया आपका थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं, ये पहले बताइए, 90 माइनस थीटा होगा बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं कुछ नहीं, फिर से मैं यही डायग्राम को यहाँ पे बना करके दिखा रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम, ये था आपका थीटा, ठीक है। अब कुछ नहीं, ये आपका टोटल लेंथ कितना है, एल है भाई, ठीक है, अगर ये एल है तो अगर मैं इसको अगर कंपोनेंट में बांट दूं इस प्रकार से, एक हॉरिजेंटल और ये हो गया वर्टिकल, तो ये क्या आ जाएगा, एल कॉस थीटा आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, एल साइन थीटा। ये जो एल साइन थीटा है ये वाला डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा एल साइन थीटा, क्योंकि मुझे ये वाला हाइट चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि यही ना, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया कार्य क्या है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में आपको डिस्टेंस निकालना होगा, ये मेन आपको हाइट निकालना है, क्योंकि जो आप इसका फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया कार्य है, या आप ऐसे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। चलिए मैं आपको बेसिक से करवा देता हूँ, जैसे कि दोनों तरीके से, जैसे कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है ना, मुझे पता है आपके डाउट में आएंगे। फोर्स कितना लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ठीक है सर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एल हुआ, ठीक है, और ये आपका कॉस थीटा, ठीक है, तो कॉस थीटा समझिएगा, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ये वाला आप लेंगे, एल साइन थीटा को लेना है आपको, ठीक है, तो एल साइन थीटा यहाँ पे आएगा, या अभी देखिए कैसे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए mgl, यहाँ तक तो समझ में आया ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट कितना एल। अब देखिए यहाँ पे ये कॉस थीटा, तो कॉस यहाँ पे ये कितना थीटा है, 90 माइनस थीटा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, mg 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा आ जाता है, ठीक है, mgl साइन थीटा। तो लेकिन ये फार्मूला से मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ ना, आप यूज करिएगा, लेकिन मैं बता दिया कि इस फार्मूला से भी बन सकता है, लेकिन मेनली आपको यहाँ पे करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया कार्य आपको पूछा गया, तो भाई ये पोजीशन में चेंज आया, हाइट डिस्टेंस का, इसलिए इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, mgh है, ठीक है, तो तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, मास g का वैल्यू आपको पता है 9.8 या 10 ले लेंगे। अब ये हाइट आपको नहीं पता, ये हाइट आपको निकालना था, तो मैंने ये हाइट निकाल दिया कितना, एल साइन थीटा, ठीक है, क्या निकाल दिया भाई, एल साइन थीटा, यानी क्या आ गया, mgl साइन थीटा। अब मास का वैल्यू पुट कर लीजिए, g का वैल्यू पुट कर लीजिए, l का वैल्यू पुट कर लीजिए, और साइन थीटा, यानी कि ये जो थीटा का वैल्यू होगा। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे कोई डाटा नहीं दिया था मास जी, तो यहाँ पे ऑप्शन ऐसे था आपका mgl cos थीटा, ऑप्शन बी होगा आपका mgl साइन थीटा, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, mgl साइन थीटा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं भाई, आंसर क्या आया, mgl साइन थीटा, नहीं आया। चलिए एक बार अभी फिर से देखिए इसको, एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा मैकेनिक्स में ये अच्छा क्वेश्चन हो जाता, देखिएगा यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे, बोला गया है इसका अगर मूवमेंट है, ये आपका एल पूरा डिस्टेंस दिया होगा। तो भाई अब एक बात बतलाइए, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, और जब यहाँ पे अगर मान लीजिए पॉइंट बी पे आता है, ठीक है, यही ना क्वेश्चन बोला गया था कि मास m, चलिए क्वेश्चन पढ़िए, मास m है, ठीक है, मास क्या है आपका m है,
जो मूव कर रहा है ए टू बी, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ए टू बी मूव कर रहा है, अगर यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो पूछा गया है कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पर अभी इसके पास एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, याद कर लीजिए। तो अभी इसके पास एनर्जी कौन सा भाई है, पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही पॉइंट बी के पास पहुंचेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी, यानी इसके पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो एनर्जी कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जितना इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh, मास पता है, gh ये वाला हाइट आपको नहीं पता था, तो इसके लिए आपने क्या किया, यहाँ पे कंपोनेंट में छोड़ दिया, ये l cos थीटा, ये l sin थीटा, तो ये l sin थीटा आपने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए, वो सारे क्लास देख लीजिएगा तो यहाँ पे पूरा सिस्टम आपको समझ में आ रहा होगा। और वैसे अगर आपने वर्क एनर्जी पावर अगर पढ़ा है, प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं, तो फिर आपको भी तब भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपने पहले पढ़ चुका है। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, 10 kg द्रव्यमान वाले वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यानी कि कोई 4 मीटर के हाइट पर कोई 10 kg का वस्तु रखा गया है, जी का मान दे दिया गया है, और बोला गया जमीन से ठीक टकराने से पहले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। चलिए बहुत अच्छा सवाल है। देखिए जमीन से कितने हाइट पर रखा गया है कोई एक ऑब्जेक्ट को, तो वो हाइट आपको दिया गया 4 मीटर हाइट, ठीक है ना। कितना दिया गया भाई, 4 मीटर हाइट बोला गया। कितना मास दिया गया, 10 kg। ये 10 kg का कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये हाइट आपको दे दिया गया है 4 मीटर, और यहाँ से नीचे गिराया जा रहा, ठीक है, नीचे गिराया जा रहा। तो अब एक बात बताइए, आप हो जाएगा जस्ट, ये मान लीजिए पॉइंट बी है, तो इससे पॉइंट बी से जस्ट ठीक टकराने से पहले का पॉइंट अगर हम यहाँ पे ये ला पॉइंट ले लें, तो यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड आउट करिए काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो अभी यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा तो इसके पास कौन सा एनर्जी है, पहले ये बताइए। मान के चलते पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए पर कौन सा एनर्जी है भाई, तो पॉइंट ए पे कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। कितना है, mgh, ठीक है, कितना है mgh। और यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे अगर पूछा जाएगा, तो यहाँ पे पूछा गया कि जमीन से ठीक टकराने से पहले से गतिज ऊर्जा क्या है। तो भाई यहाँ से जैसे ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो इसका हाइट घट रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, और नीचे आने पर 9.8 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। क्योंकि एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी mgh जो यहाँ पर है वो mgh यहाँ पर आ जाएगा, यानी जितना भी मान लीजिए ये 10 जूल है तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 10 जूल आ जाएगा। तो वही पूछा जा रहा है आपसे कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ठीक टकराने से पहले कितना होगा। तो हम mgh निकाल लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। तो मास कितना है, 10 है, जी का वैल्यू कितना है, 10 है, और हाइट कितना है मेरे भाई, 4 है, यानी कि 400 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, 400 जूल ही आएगा, ठीक है, 400 जूल। कितना आ जाएगा, 400 जूल। यहाँ पे मेन आपको समझना, यहाँ पे क्या पॉइंट था आपको समझने वाली, यहाँ पे पॉइंट जो मैंने आपको क्लास में पहले कल भी करवाया था आपको, यहाँ मैंने आपको ये बोला था कि जो पॉइंट ए है आपका, ठीक है ना, जो पॉइंट ए आप देख रहे हैं, इस पॉइंट ए पे कौन सा एनर्जी है भाई, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो पॉइंट ए पे है और पॉइंट बी से जस्ट ठीक टकराने से पहले, जमीन से ठीक टकराने से पहले जो पॉइंट वहां पे आप देख रहे हैं, वहां पे क्या आएगा भाई, काइनेटिक एनर्जी आएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइट क्या आ गया, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, यानी जमीन से ठीक टकराने से पहले दोनों क्या आएगा, बराबर है, क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट होता है, नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ऑल्सो इट में चेंजेस फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल, हीट टू केमिकल, केमिकल टू हीट, केमिकल टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू पोटेंशियल। ये आपका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल चेंज होता है, ठीक है। अब आप इसको स्पीड मोशन से भी बना सकते हैं, बहुत अलग तरीके से भी। क्वेश्चन समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे बना। चलिए अगला सवाल बोला गया है, बहुत शानदार सवाल। क्वेश्चन क्या बोला गया है, चलिए इस क्वेश्चन बनाने से पहले ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने कल बताया भी था, क्वेश्चन नहीं बताया था, मतलब कंसेप्ट दिया था कि कोई भी वस्तु को मुक्त रूप से निर्वात में गुरुत्व के कारण गिरने के दौरान कौन सी राशि नियत रहेगी, यानी कांस्टेंट रहेगी। मान लीजिए ऊपर से कोई वस्तु को नीचे गिराया जा रहा है, तो क्या कांस्टेंट रहेगा। तो भाई अगर ये नीचे गिर रहा तो जी का वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फिक्स है ना, गुरुत्व त्वरण, यानी कि हर एक सेकंड में, इसको तोड़िएगा तो क्या लिखेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड अपन सेकंड होगा, यानी हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। साथ के साथ यहाँ पे क्या है, टोटल एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुंच गया है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है उतना यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा, और जस्ट टकराने से ठीक पहले यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 0, और यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा केवल, ठीक है, नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो यहाँ पे पूरे इस सिस्टम में एक तो आपका गुरुत्व त्वरण नियत है, और आपका
पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम नियत होता है, यानी इसी को आप क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी भी। कल का क्लास याद है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने बताया था। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप एक बार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो इस डायग्राम में मैंने कल पूरा समझाया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पॉइंट ए पे जो एनर्जी है कितना mgh, पॉइंट सी पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एनर्जी कितना आया है पॉइंट सी पे mgh, और पॉइंट बी पे भी देखिएगा तो एनर्जी कितना आया है mgh, यानी हर एक पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व होता है, यानी कि कांस्टेंट रहती है, यानी कि नियत रहती है। यानी कि क्या क्या रहेगा, एक गुरुत्व त्वरण और मैकेनिकल एनर्जी, यानी ऑप्शन बी एंड सी इज द राइट आंसर, यानी बोथ आंसर होगा, यानी डी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं भाई, यानी डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। अब आइए इस सवाल पे बोला गया है कि स्थितिज ऊर्जा को किसमें व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो भाई देखिए, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, इसको आप जूल में व्यक्त कर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा यूनिट। साथ के साथ इसको आप क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जूल में लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर में लिख सकते हैं, क्या जूल में लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर में लिख सकते हैं। इसके अलावे याद करिए, पोटेंशियल एनर्जी यानी एनर्जी क्या होता है, कार्य करने की क्षमता। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपन टाइम। ठीक है, पावर का ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, वाट हो गया, ये हो गया वर्क का जूल, और टाइम का क्या आ जाएगा, सेकेंड। यानी कि अब इसको मैं थोड़ा सा लिखूं तो वाट, इसको सेकंड इधर ले आते तो इनटू सेकंड इक्वल्स टू जूल। ठीक है, तो भाई स्थिति पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल, तो जूल को आप क्या लिख सकते हैं, वाट सेकंड भी लिख सकते हैं, वाट सेकंड भी लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड नहीं लिख सकते हैं। तो आपको वही पूछा गया कि किसमें व्यक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन में वही बोला गया था, नहीं किया जा सकता है व्यक्त, तो न्यूटन सेकंड में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा सवाल है ये सब। ठीक है, और ये सब सवाल तब बनेगा जब आपका प्रैक्टिस होगा, पूरा माइंड में सारा एकदम यूनिट वगैरह क्लियर होगा। तो आज 11 क्वेश्चन ही हम लोग रखेंगे। ठीक है, 11 क्वेश्चन नहीं बोलिए भाई, हर क्वेश्चन में आपने देखा होगा बहुत शानदार लेवल पे क्वेश्चन बनाया गया, क्वेश्चन रखा गया। केवल मतलब बच्चे जैसे चीज़ों को मैंने नहीं करवा दिया कि भाई फार्मूला पुट करिए आंसर लाइए, और मैंने फार्मूला पुट करवाया भी तो चीज़ों को लॉजिकली समझाया भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन करके जाइएगा जितना मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अच्छा स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन होगा, पूछे गए क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, तो चलिए ये हो गया आज का सेशन। कल हम लोग आगे मिलेंगे, अगले क्वेश्चन 12 से कंटिन्यू करेंगे, 30-50 क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना, कल भी, तो कल थोड़ा अच्छा और भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, और वो चारों क्लास जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि वो 4 क्लास में बहुत भरपूर कंसेप्ट है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है आपका। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।